से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज हम लोग अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेबल प्लान और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला को करेंगे। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं 1885 से लेके अब तक हम लोग 1942 तक का भारत छोड़ो आंदोलन तक का टाइम पढ़ चुके हैं। वो पूरी बैक हिस्ट्री आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप जाके चेक इन कर लीजिए। तो ये कहानी है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में जब आया तो क्या सिचुएशंस थी भारत में, क्या परिस्थितियां थी जो राजगोपालाचारी को फॉर्मूला लेके आना पड़ा और किसके लिए लाए, इन सब चीज़ों को हम जाने। तो इसकी पृष्ठभूमि में हम पढ़ेंगे क्या है पृष्ठभूमि। थोड़ा सा बैक जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम पहले बैक थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं किसी घटना को, ताकि समझने में आसानी हो। एक सीक्वेंस बन जाता है कि किसके बाद क्या चीज़ आई, कनेक्शन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ, जैसे कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा की गई, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। तो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटेन था, उसने क्या किया, इसको बोला कि जर्मनी साम्राज्यवाद की नीति को अपना रहा है, पोलैंड पे कब्जा कर रहा है, ये किसी स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, तो हम युद्ध में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने इस विचार के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं और साथ ही क्या करते हैं, भारत को भी युद्ध में शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से भारतीय इसका विरोध करते हैं। और आपकी जो कांग्रेस जो 8 स्टेट्स में प्रांतों में सरकार बना के बैठी थी, वो इस्तीफा दे देती है 28 माह के बाद। वहां तक हमने पढ़ा। फिर क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बनता है, तो भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। अगस्त प्रस्ताव में वो डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं और छुटपुट चीज़ें कहते हैं। तो भारतीयों के द्वारा इसको विरोध कर दिया जाता है, कहता है कि डोमिनियन स्टेट तो हम 1928 में ही छोड़ चुके हैं, तो अब तो बात ही खत्म। फिर उसके बाद क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता को बताने के लिए कि हम युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लेके आए व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन बनाए गए थे, आपके विनोबा भावे, फिर द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद फिर 1942 का टाइम आता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है। उसकी सिचुएशन हमने बताई कि दक्षिण पूर्व एशिया से जापान बराबर अटैक करता जा रहा है, ब्रिटेन की कंडीशन डाउन होती जा रही है। जो मित्र राष्ट्र हैं आप, जैसे अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे होते हैं कि भाई किसी भी कंडीशन में आप भारतीयों को अपने साथ युद्ध में शामिल होने के लिए राजी कीजिए। इसके लिए स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन बोलते हैं, जो भारत में फिर से वही डोमिनियन स्टेट का राग लापते हैं और कहते हैं कि हम आपको संविधान के लिए विचार करेंगे और संविधान बनाने के लिए भारत मतलब ऐसा संविधान बनेगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें भाग लेंगी। और अगर संविधान बनने के बाद भी किसी को आपत्ति है तो वो लोग इससे अलग हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो क्रिप्स मिशन आया था, ये और विभाजन की स्थिति में कर रहा था, इसलिए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसको मना कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया था, क्योंकि इस समय तक 1940 में जब 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपना द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अपना लक्ष्य बना लिया। तो इन्होंने क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि इनका द्विराष्ट्र की सिद्धांत की बात थी नहीं। तो यहाँ तक ये कंडीशन थी कि जो मुस्लिम लीग थी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, फिर क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ, आपका भारतीयों के द्वारा गांधी जी आह्वान करते हैं कि अब हमें एक बहुत बड़े जन आंदोलन की करने की आवश्यकता है। इसी के लिए क्या शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग भारत के साथ नहीं है, तो क्या आंदोलन में एक वर्ग शामिल नहीं है, तो थोड़ा सा आंदोलन अपनी स्थिति को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। और भी कई रीजन रहते हैं। तो वहीं पे एक गांधीवादी नेता है आपके सी राजगोपालाचारी, जो आगे चल के भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। और यही वही राजगोपालाचारी जिनको भारत का पहला भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है 1954। करंट का है, मतलब स्टैटिक्स जीके है कि पूछा जाता है कि भारत का पहला भारत रत्न 1954 में किन लोगों को दिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और आपके वेंकटरमन को दिया गया था। ठीक है, अब क्या हो गया, वो वहाँ पे सी राजगोपालाचारी एक फॉर्मूला लेके आते हैं, जिस फॉर्मूले में वो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करते हैं, मुस्लिम लीग के साथ ये समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं, समक्ष प्रस्ताव रखते हैं। क्या प्रस्ताव रखते हैं,
ये कहते हैं कि भाई आप लोग, मुस्लिम लीग से कहते हैं अभी आपको ये जो मुस्लिम राष्ट्र का या द्विराष्ट्र पृथक राष्ट्र का जो आलाप लगा रहे हैं उसको छोड़िए, अभी ये समय पृथक राष्ट्र की बात का नहीं है। हम लोगों को मिलके देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता में शामिल होना है। मुस्लिम लीग को वो मना रहे हैं कि भाई आप लोग युद्ध में, युद्ध इस मौसम, इस क्या कहते हैं परिस्थिति की घड़ी में हम लोगों को एकजुट होके युद्ध के लिए, अपने भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम बाद में जब युद्ध खत्म हो जाएगा, विश्व युद्ध भी चल रहा है इस समय, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद जो हमें आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद हम लोग आपकी द्विराष्ट्र के सिद्धांत के बारे में विचार करेंगे। तो पहली बार क्या हुआ इस सम्मेलन में कि आपके श्री राजगोपालाचारी के द्वारा मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र के या पृथक राष्ट्र के सिद्धांत को माना गया। ठीक है, तो पहली बार क्या कहा गया कि कांग्रेस के द्वारा पहली बार क्या किया गया, पहली बार पृथक राष्ट्र की बात को माना गया। पृथक राष्ट्र की बात को माना गया, राष्ट्र की बात को माना गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि चलो हम पृथक राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, बात को माना गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग से कि अभी आप लोग युद्ध में, स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीयों को साथ दीजिए। स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस या भारतीय जनता का साथ दीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा अभी आप लोग युद्ध में साथ, हम लोग मिलके एकजुट काम करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम लोग एक मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र में के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। और वो आयोग क्या करेगा कि जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं उनका सीमांकन करेगा और वहाँ पे मतगणना के आधार पे, जन समर्थन के आधार पे मत संग्रह करवाएगा, ताकि लोगों से मत द्वारा ये पता करेगा कि क्या कितने लोग भारत से अलग पृथक राष्ट्र की मांग रखते हैं और कितने लोग भारत के से अलग मुस्लिम राज्य को चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बहुल आबादी का सीमांकन करवा के मतदान द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथक राष्ट्र चाहिए या नहीं चाहिए, ये इनकी मांग थी। तो दूसरा पॉइंट था इनका, आयोग बनाकर, तीसरा पॉइंट है सॉरी, आयोग बनाकर मुस्लिम बहुल राष्ट्र क्षेत्र का सीमांकन कर जनमत संग्रह कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने रखा कि युद्ध के बाद हम लोग मुस्लिम बहुल आबादी का एक आयोग बनाएंगे और उसका सीमांकन करा के, इस जनमत संग्रह करा के पता करेंगे क्या आप लोग मुसलमान वाले एरिया में, मतलब पृथक मुसलमान राष्ट्र का उदय मतलब चाहते हैं क्या नहीं। तो ये तो श्री राजगोपालाचारी ने अपनी मांग रखी और ये इसके लिए किससे मिलते हैं, जिन्ना से, मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करते हैं, जिनको गांधी जी ने क्या कहा, कायदे आजम की उपाधि दी। तो पूछा जाता है कि गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसको दी थी, जिन्ना को, कायदे गांधी जी द्वारा, गांधी जी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को, जो इस समय मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता बन के उभर रहे हैं। मुस्लिम लीग में जिन्ना की आवाज़ मुस्लिम लीग की आवाज़ बन चुकी है। और जिन्ना को गांधी जी कहते हैं कि आप तो कायदे आजम हैं, आपको देशभक्ति के लिए, देश एकता के लिए काम करना है, ये जो पृथक राष्ट्र की बात को त्यागिए। तो जब इनके द्वारा, श्री राजगोपालाचारी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि आप अभी
भारत की स्वतंत्रता में साथ दें, बदले में युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आयोग बनाएंगे और वो आयोग क्या करेगा कि एक मुस्लिम बहुल जो हमारे भारत में जैसे क्षेत्र उत्तर पश्चिमी वाला एरिया है, प्रांत है, पेशावर वाला एरिया था, या फिर जो आज का बांग्लादेश है, उस वाले एरिया में हम लोग जनमत संग्रह कराएंगे और पूछेंगे कि कौन लोग इसमें शामिल चाहते हैं पृथक राष्ट्र का। तो जब इन्होंने मांग रखी तो जिन्ना ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। याद रखिए, अस्वीकार। अब इसका रीजन क्या दिया, जिन्ना ने कहा चलो पहली बात तो आपने बोला युद्ध समाप्ति के बाद हम पृथक राष्ट्र के बारे में मतगणना कराएंगे, तो पहली बात युद्ध का क्या परिणाम होता है, ब्रिटेन जीतता है या हारता, वो तो बात की बात है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा हमें नहीं पता। और आज़ादी के बाद भी कोई आप कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि आज़ादी के बाद हम ये करेंगे, हमें आज़ाद जब करेंगे ब्रिटेन वाले तो क्या क्या करेंगे, आप पहले तो कोई गारंटी नहीं दे रहे, हो सकता है बाद में आप मुकर जाएं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल आबादी में सीमांकन कराएंगे प्लस जनमत संग्रह, तो यही पॉइंट इन्होंने पकड़ा जिन्ना ने। जिन्ना का कहना था कि जनमत संग्रह कराएंगे लेकिन पूरी आबादी से ना कराएं, जो मुस्लिम आबादी केवल वही वोट दे, मतलब सांप्रदायिक आधार पे जनमत संग्रह होना चाहिए। इनका कहना था कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पे कुछ हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, और जब दोनों लोग मिलेंगे तो आबादी में जब जनमत संग्रह का जो प्रतिशत निकाला जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि हो सकता है ज़्यादा मात्रा में लोग अस्वीकार कर दें, तो ये तो प्लान वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। तो इनका जिन्ना का कहना था कि अगर आपको जनमत संग्रह कराना है तो मुस्लिम बहुल आबादी में केवल मुस्लिम आबादी के द्वारा ही मत लिया जाए कि वो भारत के शामिल होना चाहते हैं, पृथक राष्ट्र चाहते हैं या नहीं। तो ये बात कभी स्वीकार ही नहीं हो पाई और कुल मिला के जो आपका ये सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था वो फ्लॉप हो गया। इतना समझ में आया? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला एक लाइन में बोला जाए तो क्या है, भारत की आज़ादी में मुस्लिम लीग का सहयोग पाने के लिए सी राजगोपालाचारी के द्वारा जिन्ना से एक समझौता किया गया, एक प्रस्ताव रखा गया जिन्ना के सामने, मुस्लिम लीग के सामने एक प्रस्ताव रखा गया, जिस प्रस्ताव में सी राजगोपालाचारी ने कहा कि आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, भारत की आज़ादी में मिल के काम करेंगे हम लोग, बदले में हम जब आज़ादी मिल जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मुस्लिम बहुल एरिया का सीमांकन करा के जनमत संग्रह कराएंगे ताकि पता चल सके कि भारत पृथक राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपके जिन्ना द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। तो अब इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है बेबल प्लान या या शिमला समझौता। बेबल प्लान या शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम लोग बेबल प्लान, बेबल प्लान या शिमला, दोनों एक ही चीज है कि इसके बाद शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता, समझौता भी बोल सकते हैं, सम्मेलन भी बोल सकते हैं। वहाँ सबमिट हुआ, ये हुआ है आपका 1945 में जून के आसपास हुआ है। तो ये प्लान क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। आज छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ज़्यादा है नहीं इनमें बताने वाला, तो जल्दी हो जाएगा। तो पृष्ठभूमि क्या है, 1945 का टाइम है, यूरोप में लगभग ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। थोड़े टाइम बाद अगस्त में जापान भी युद्ध खत्म कर देता है, उस पर बम गिर जाता है, तो वो युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन तक आते आते क्या हो गया, ब्रिटेन में युद्ध की समाप्ति हो चुकी है और ब्रिटेन में चुनाव होने हैं। समझिए आप बात को, ब्रिटेन में क्या होना है, चुनाव। चुनाव के समय ब्रिटेन में दो पार्टी सत्ता में है, मतलब दो अपोजिशन पार्टी है। एक सत्ता वाली पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, अपोजिशन में है आपकी लेबर पार्टी। पहले समझिए फिर लिखाऊंगी। तो जो लेबर पार्टी के जो प्रमुख हैं क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के, उन्होंने अपना जो चुनावी एजेंडा है वो रखा है कि हम भारत को स्वतंत्रता दिला देंगे, और वो उस एजेंडे के रूप में वहाँ की जनता से वोट मांग रहे हैं। क्योंकि इस समय की सिचुएशन क्या है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई इसीलिए गया कि साम्राज्यवाद का विरोध करने के रूप में, मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध को जाना गया। इस युद्ध का एजेंडा यही था कि हम हर देश की आज़ादी को महत्वता देते हैं। तो इसी महत्वता के एजेंडे को आपके जो क्लीमेंट एटली साहब हैं वो मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ की जनता के सामने विश्व पटल का मुद्दा रख रहे हैं कि देखो हम कितने लिबरल हैं, हम लेबर पार्टी हैं, हम जनता हर विश्व में हर देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं। जो इन लोगों ने कंजर्वेटिव लोगों ने भारत जैसे देश को उपनिवेश बना के शोषण कर रहे हैं, हम उनके विरुद्ध जाके भारत को मुक्त कर देंगे। हम क्या समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व के फॉर्मूले पे चल रहे हैं।
इस बात को एजेंडा बनाते हैं। तो वहां पे जो सत्ता की पार्टी है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री हैं आपके विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जी क्या करते हैं, जब उनको ये लगता है भाई हमारी पोजीशन पार्टी ने मुद्दा ही बना दिया कि हम युद्ध भारत की आज़ादी, तो अब इनको भी तो कुछ दिखाना होगा, समझ रहे हैं ना। जब सामने वाला उसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है तो हमें उसके पक्ष में भी तो कुछ करना होगा। तो इसी बात में जो विंस्टन चर्चिल है भारत में बेवल प्लान को भेजते। बेवल इस समय भारत के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। 1943 में लिल्ली को हट जाते हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल कौन बनते हैं आपके बेवल। अब मैंने यहाँ वायसराय नहीं बोला है, ध्यान रखिए, क्योंकि वायसराय का जो पद था ना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत उसको पुनः क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। तब याद करेंगे आप, प्रीवियस क्लास में देखेंगे सारा कुछ मिलेगा। तो पहले हम इसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इसकी पॉइंट है कि ब्रिटेन में 2 पार्ट चुनाव होने हैं, ब्रिटेन में चुनाव होने हैं, ठीक है। 1945 की कंडीशन स्थिति है ये। तो ब्रिटेन की 2 पार्टी सत्ता में है, मतलब 2 पार्टियां वहां पे हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी पार्टी है आपकी लेबर पार्टी। जो सत्ता वाली पार्टी है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, इसके प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, विंस्टन विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता हैं क्लीमेंट एटली, जो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री, मतलब ब्रिटेन के प्रधान, जब भारत को आज़ादी मिलती है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्लीमेंट एटली ही थे, क्योंकि ये जीत जाते हैं एटली। तो इनका चुनावी मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा इन्होंने बनाया है अपना भारत की आज़ादी, भारत की आज़ादी, समझ में आ रहा है, आज़ादी। अब इन्होंने अपना, तो इनको भी कुछ दिखाना है, कुछ तो दिखाना है कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, बेवेल प्लान भारत भेजते हैं, बेवेल प्लान, बेवेल प्लान को भारत भेजते हैं। भारत 19 जून 1945 में भारत भेजते हैं, मतलब एक प्लान बना के भारत भेजते हैं, जो कि भारत के समय वायसराय कौन, गवर्नर जनरल है आपके बेवेल है, तो उन्हीं के नाम पे इस प्लान का नाम बेवेल प्लान रख दिया जाता है। इतना तो पृष्ठभूमि हो गई, समझ में आया। अब इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या प्रावधान थे, अब इनके बारे में करेंगे। तो इनके प्रस्ताव क्या था, बेवेल प्लान का प्रस्ताव था आपका, पहला प्रस्ताव का पॉइंट दिया कि हम स्वशासन की दिशा में काम करेंगे, स्वशासन, हम आपको आज़ादी देने की दिशा में काम करेंगे, स्वशासन देने की दिशा में काम करेंगे, ठीक है, समझ में आया, काम करेंगे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि हम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पुनः गठन करेंगे, कार्यकारिणी का पुनर्गठन करेंगे, तथा सभी भारत पार्टियों को, सभी भारतीय पार्टियों को वो प्रतिनिधित्व देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, ये पॉइंट है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको लेके विवाद हुआ, वो थर्ड पॉइंट था, इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति को छोड़कर कार्यकारिणी में सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे, छोड़कर सभी सदस्य
कार्यकारिणी के भारतीय होंगे, कार्यकारिणी के भारतीय होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और कर दिया कि जो जितने भी सदस्य हैं उनका जो विभाजन है हिंदू सवर्ण हिंदू बोला गया, सवर्ण हिंदू व मुसलमानों में बराबर किया जाएगा, मुस्लिम में बराबर होगा। उनकी जो संख्या होगी 14 के आसपास उन्होंने कुछ संख्या बताई, तो उनको हम बराबर भागों में बांटेंगे। यही एक पॉइंट निकला जो विवाद का विषय है, बाकी तो सभी विवाद के ही हैं, बन जाते हैं। और चौथा पॉइंट इन्होंने रख दिया कि जो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है, वीटो पावर क्या होती थी कि कोई मतभेद होता है किसी कार्यकारिणी की परिषद में, तो गवर्नर जनरल अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने निर्णय को ओवर रूल करके उनके निर्णय को खारिज कर देता था। जब चाहता था गवर्नर जनरल वीटो पावर का प्रयोग कर लेता था। तो यहाँ एक पॉइंट आया कि अब बिना किसी कारण के वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकेगा, तो बोला गवर्नर जनरल बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा, वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा। ये तो इन्होंने पॉइंट रख दिए। अब इन पॉइंट को लेके उन्होंने एक शिमला में समझौता किया। एक पॉइंट और है, यहाँ लिख लीजिए कि इस समय 1944 के आसपास की सिचुएशन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैक्सिमम नेता जेलों में गिरफ्तार हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में सारे भारतीयों को ऑपरेशन 0 आवर के तहत 9 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया था ना 1942 में। तो सारे भारतीय जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, सब जेल में हैं। तो उन्होंने कहा हम उनकी भी रिहाई कर देंगे, ये पॉइंट है। लेकिन इस समझौते के लिए जो उन्होंने प्रावधान रखे कि हम सुशासन की बात करेंगे, वो कहने वर्ग का था, पता नहीं क्या करते। और ये सब कंडीशन कब हो रही है लागू? युद्ध समाप्ति के बाद। युद्ध समाप्ति तो हो ही चुकी है, सॉरी। ये सब बोला कि अब हम जब चुनाव जीत के आ जाएंगे उसके बाद ये सब चीजें की जाएंगी। तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? पहली बात तो सुशासन, आप पता नहीं पार्टी में जीत के आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ पता तो है नहीं। तो क्या निर्णय सब संशय की स्थिति में है। और जो मेन पॉइंट रखा गया, इन्होंने रखा कि जो गवर्नर जनरल और प्रधान है, कमांडर इन चीफ है, सेना प्रमुख है, उसको छोड़ के जो कार्यकारिणी में सारे सदस्यों को हम भारतीय तो कर देंगे, लेकिन हमारा हेड है वो तो आपने अपना ही रखा ना। तो हो सकता है वो किसी विशेष परिस्थितियों में वीटो पावर लगा के हम पे ओवर रूल कर दे। तो ये भी एक डिसीजन नहीं रहा। और इन्होंने एक पॉइंट और यहाँ कहा था कि हम संविधान सभा बनाने की दिशा में भी काम करेंगे। इसको बाद में जाके जब कैबिनेट मिशन आया तब माना गया था। तो यहाँ पे जो गतिरोध बना उससे पहले जानेंगे इन सब परिस्थिति चीज़ों को लागू कराने के लिए इन्होंने शिमला में एक बैठक बुलाई। कहाँ बुलाई? शिमला में एक बैठक बुलाई। शिमला भारत की वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो शिमला में सम्मेलन आयोजित किया जून 1945 में। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस की तरफ से आपके गए मौलाना अब्दुल कलाम, जो अबुल कलाम आजाद, जो इस समय कौन थे? कांग्रेस के अधिवेशन के प्रमुख थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें, आपके फ्रंटियर गांधी, आपके जो है खान अब्दुल गफ्फार गांधी, ये लोग भी शामिल हुए थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से हुए थे आपके मुख्य लीडर जिन्ना। ठीक है, तो इन लोगों में गतिरोध किस पॉइंट पे हुआ कि इन्होंने कहा कि जो कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर की जाएगी। अब ये बात होगी कि जैसे मुस्लिम लीग, इन्होंने अपने 5 नाम दे दिए कांग्रेस ने, तो प्रमुख आपके उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष ही आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, तो उनका भी नाम रख दिया। तो मुस्लिम लीग का विरोध था, ऑब्जेक्शन का पॉइंट था कि पहली बात तो जो संख्या बराबर की, चलो समझ में आया आबादी वाला, लेकिन मेरा मत ये है कि जो मुस्लिम हैं जो आएंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग पार्टी से ही आए। मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू की संख्या बराबर करने का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस चाहे तो अपने पार्टी में से भी मुसलमानों को लेके आ जाए, तो हम इसको नहीं मानेंगे। मुस्लिम मतलब मुस्लिम लीग, उनका मतलब था कि जो भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट इसमें आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा आएंगे, इसको नहीं तो हम इसको नहीं मानेंगे। और इसमें फिर ठीक है, ये चीज़ें विरोध हुआ तो
मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गतिरोध हुआ, ये सम्मेलन फ्लॉप हो गया। तो कुल मिला के आपका जो बेबल प्लान था, जो इनको दिखाने के लिए लाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनावी एजेंडा बनाते हुए जो अपना मुद्दा लेके आए कि हम आपके लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य ऐसा बना, मतलब गवर्नर जनरल और वायसराय उसको प्रधान कमांडर इन चीफ को छोड़ के सभी सदस्य हिंदू भारतीय होंगे, तो हम क्या कहते हैं प्रलोभन दे रहे थे। लेकिन भारतीयों में गतिरोध हो गया, मुसलमान तो एक ही बात पड़ गए, भैया अब हमें तो पृथक राष्ट्र चाहिए बस। लेकिन पृथक राष्ट्र के लिए छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पता नहीं हम पृथक राष्ट्र बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो चीज़ें अलग। दूसरी इन्होंने कहा जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो भारतीय सदस्य शामिल हो रहे हैं उसमें जो मुसलमान के कैंडिडेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरीके से बेबल प्लान आपका विफल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला पढ़ा, फिर आपने बेबल प्लान पढ़ा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगले चरण में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे जब चुनाव होता है तो ये कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, फिर आपकी लेबर पार्टी भारत सत्ता में आ जाती है ब्रिटेन में। फिर वो पूरी तरीके से मन बना लेती है कि अब तो भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, कि भारत उस स्टेज में आ गया है कि अब और ज़्यादा दिनों तक हम इसको बंदी या उपनिवेश बना के नहीं रख सकते। तो इसके लिए फिर कैबिनेट मिशन भारत आएगा 1946 में। 1946 में उससे पहले चुनाव होंगे, अंतरिम चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस के फिर से वो अपने 8 सीटों पे जीतेगी, फिर और भी चीज़ें होंगी, फिर क्या कहते हैं मुस्लिम लीग को उतना बहुमत नहीं मिलेगा, वो पॉइंट आगे ही क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से संविधान निर्माण की सभा की मांग को स्वीकार किया गया और भारतीयों के द्वारा भी कैबिनेट मिशन में पहली बार जो संविधान हमारा बना उसके प्रस्ताव के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन होना था, उसके प्रावधानों को कैबिनेट मिशन में स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद आपका माउंटबेटन प्लान आएगा और आपको आज़ादी मिल जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू।